स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया जर्नी। इस जर्नी में हम सीखेंगे नीट के लिए या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो वेलकम टू माय चैनल। आओ आज हम सीखते हैं पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वो चैप्टर होगा हमारा सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने का पीछे का रीजन क्या है? देखो, सेल बायोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम पूरा बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो सेल जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, जब भी हम कोई भी एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो उस एनिमल का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमारा जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेल से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सीखते हैं। सो पहला लेक्चर आज हमारा होगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुछ चीजों के बारे में, आज बेसिक लेक्चर है तो हम कुछ चीजों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि आज सीखेंगे, यहाँ पर मैंने दो तीन टर्म लिखा हुआ है। एक क्या है? साइटोलॉजी, एक है सेल बायोलॉजी, और एक साइंटिस्ट का मैंने नाम लिखा है। तो हम पहले सीखते हैं। देखो, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, ये दोनों टर्म के बीच में का डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखो, साइटोलॉजी एक्चुअली क्या होता है? जब हम कोई भी सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी द स्टडी of structure, the study of structure and function of a cell। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, एक सेल की स्ट्रक्चर कैसा है और उस सेल क्या क्या फंक्शन करते हैं उसके बारे में सीखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसको बोलते हैं क्या? साइटोलॉजी। और एक टर्म आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एक्चुअली क्या है? देखो, यहां पर हम क्या करते हैं, द स्टडी of structure and function and life history of a सेल। तो देखो, सेल बायोलॉजी क्या होता है? सेल बायोलॉजी जब हम एक सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में तो स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ उस सेल के लाइफ हिस्ट्री, उस सेल कब पैदा हुआ, उस सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, और उस सेल के फॉर्मेशन से लेकर सेल की डेथ तक जहां पर हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? सेल बायोलॉजी। एक्चुअली ये दो वर्ड हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है? जब हम, मतलब जहां पर साइटोलॉजी टर्म आता है वहां पर हम सेल बायोलॉजी लिख देते हैं, और जहां पर सेल बायोलॉजी आता है वहां पर हम साइटोलॉजी लिख देते हैं। तो एक बात बताओ, साइटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सेल। ठीक है, एंड सेल बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए सेल। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है? हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? देखो, सेल बायोलॉजी में भी हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। वही काम हम साइटोलॉजी में भी कर रहे हैं, और सेल बायोलॉजी में हम इससे थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, सेल के बारे में एक स्टेप फर्दर जाकर हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? साइटोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि साइटोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी। ठीक है, ये दोनों टर्म क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते। अब यहाँ पर मैंने साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, जी.एन. रामाचंद्रन का। ये एक्चुअली हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इस सर ने क्या किया था? देखो, जी.एन. रामाचंद्रन सर ने एक रिसर्च किया था। किस पर रिसर्च किया था?
आज जो हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं ना, तुम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ते हो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, प्रोटीन के फंक्शन के बारे में। जो प्रोटीन क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो प्रोटीन के बारे में आज हम इतना जानते हैं, इसका एक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इसके बारे में काम किसने किया था? रामाचंद्रन छार ने किया था। ठीक है, फिर रामाचंद्रन छार ने क्या किया था? रामाचंद्रन छार ने एक रिसर्च किया था। किस पर रिसर्च किया था? रामाचंद्रन छार ने एक रिसर्च किया था, किस पर? द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन प्रोटीन। ठीक है, रामाचंद्रन छार क्या किया था? ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर कोलाजन प्रोटीन होता है ना, उसका ट्रिपल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। मतलब उसके बारे में हमें पता था, देखो एक हेलिकल प्रोटीन होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, और क्या किया था रामाचंद्रन छार ने? ये जो भी प्रोटीन के बारे में स्टडी किया था ना, उसके बारे में एक क्या किया था? एक ग्राफ बनाया था। ठीक है, एक ग्राफ बनाया था और उस ग्राफ का नाम क्या दिया था? रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट, उस ग्राफ का नाम दिया था रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट क्या है? इस ग्राफ से हम ये बता सकते हैं कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या है, उसके बारे में हम इस ग्राफ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही याद रखना कि रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, कि रामाचंद्रन प्लॉट एक ग्राफ है। किस चीज के बारे में इस ग्राफ हमें बताता है? ये ग्राफ कोई भी प्रोटीन के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन कैसा है, उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, नोट कर लो, ये नोट कर लो। तो इसके बारे में कंप्लीट हो गया। आओ हम कुछ और चीजों के बारे में अब स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो, हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे कि हम ये सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सेल बायोलॉजी में ना एक्चुअली कुछ टर्म ऐसा होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। और जब भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं टर्म्स को इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब तक हमें इस टर्म के बारे में क्लियर नहीं होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा, तब तक हम क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, जब हम कोई भी सेल लेते हैं, ठीक है, हमने लिया एक सेल। अब देखो, ये मान लो एक प्लांट सेल है। तो जब भी हम एक प्लांट सेल लेते हैं, तो प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट जो कवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, एक प्लांट सेल के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। उसके अंदर जो कवरिंग आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल के अंदर जो कवरिंग होता है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, या इसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और हर सेल के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये होगा इस सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर जो खाली जगह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, ये खाली जगह को साइटोप्लाज्म। ये हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब आओ यहाँ से हम कुछ सीखते हैं। एक बात बताओ, ये जो सेल है, सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इस आउटर मोस्ट कवरिंग को अगर मैंने हटा दिया, मान लो यहाँ से मैंने आउटर मोस्ट कवर को हटा दिया, ठीक है, आउटर मोस्ट कवर को हटा दिया, मतलब कि सेल से मैंने सेपरेट कर दिया, सेपरेशन कर लिया। किस चीज को सेपरेशन कर लिया? सेल वॉल को मैंने सेपरेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने अगर सेल वॉल को सेपरेट कर लिया, बाकी जो भी पार्ट रहेगा, क्या पार्ट रहेगा? एक तो रहेगा इधर पे सेल मेम्ब्रेन, एक रहेगा साइटोप्लाज्म और एक रहेगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तीनों चीज को मिलाकर एक वर्ड दिया जाता है, जिसको बोला जाता है क्या?
प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्लियर। अब बताओ प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आएगा। एक तो आएगा सेल मेम्ब्रेन में शॉर्ट में लिख रहा हूं। दो आएगा क्या साइटोप्लाज्म। दूसरा आएगा साइटोप्लाज्म प्लस क्या आएगा न्यूक्लियस। ठीक है प्लस आएगा न्यूक्लियस। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना सेल मेम्ब्रेन में, ये एक लिविंग पार्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है ओनली लिविंग पार्ट। ये होता है एक सेल का लिविंग पार्ट होता है। और ये जो सेल वॉल होता है ना ये क्या होता है एक नॉन लिविंग पार्ट। ठीक है ये होता है नॉन लिविंग पार्ट। अब एक बात बताओ, ये जो सेल से हमने क्या हटा दिया सेल वॉल हटा दिया। तो सेल वॉल हटा देने के बाद जो बचता है सबसे आउटर मोस्ट वॉल क्या बचता है सेल मेम्ब्रेन बचता है, साइटोप्लाज्म बचता है और न्यूक्लियस बचता है। अब एक ये था क्या प्लांट सेल। जब हम प्लांट सेल से आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है एक प्रोटोप्लास्ट मिलता है। क्या मुझे एक बात बताओ, एक एनिमल सेल अगर मैंने एक एनिमल सेल इधर पर बनाया, एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की शॉर्ट में लिख रहा हूं सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर क्या होता है एक न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या होता है ये साइटोप्लाज्म होता है। एक साइटोप्लाज्म होता है। और एनिमल सेल में तो सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल होता ही नहीं है। तो क्या बताओ ये जो हमने अभी पढ़ा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट में क्या आता है सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है। क्या तो इससे हम ये बात कह सकते हैं क्या ये जो हमारा एनिमल सेल है ये एक नेचुरल प्रोटोप्लास्ट है। हाँ जी सर बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं क्योंकि देखो जब प्लांट सेल में हमें प्रोटोप्लास्ट को डिस्कवर करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा उसका सेल वॉल को रिमूव करना पड़ेगा, मतलब उसको आर्टिफिशियली प्रोटोप्लास्ट बनाना पड़ेगा सेल वॉल को रिमूव करने के बाद। लेकिन जब एनिमल सेल लेते हैं हम, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है तो नेचुरली उसमें एक प्रोटोप्लास्ट कहा जा सकता है। हाँ सर तो एनिमल सेल को हम क्या कह सकते हैं, एनिमल सेल को हम एक नेचुरल प्रोटोप्लास्ट कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है सर नेचुरल प्रोटोप्लास्ट, नेचुरल प्रोटोप्लास्ट कहा जा सकता है एनिमल सेल को। ठीक है ये नोट कर लो, अभी मैं इसको हटाने वाला हूं। ठीक है ये एनिमल सेल को नेचुरल प्रोटोप्लास्ट किसको कहा जाता है एनिमल सेल को, नेचुरल प्रोटोप्लास्ट एनिमल सेल, एनिमल सेल। ओके क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसको हम अभी इसको हटा देते हैं। अब देखो ये जो प्रोटोप्लास्ट है प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या रहेगा एक सेल मेम्ब्रेन एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। अब हम क्या करते हैं इससे जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसको भी हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा दिया। तो प्रोटोप्लास्ट में से हमने सेपरेट किया, किसको सेपरेट किया सेल मेम्ब्रेन को सेपरेट किया। प्रोटोप्लास्ट से हमने सेल मेम्ब्रेन को सेपरेट किया। सेल मेम्ब्रेन को जब हम सेपरेट किया क्या रहेगा एक रहेगा साइटोप्लाज्म एक रहेगा न्यूक्लियस। तो इन दोनों को मिलाकर एक टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है जिसको क्या बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाएगा एक तो आ जाएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस उसके साथ आ जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है न्यूक्लियस। अब देखो ये जो साइटोप्लाज्म है सॉरी ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें क्या क्या आता है एक तो आता है साइटोप्लाज्म एक आता है न्यूक्लियस। अब हम एक काम करते हैं देखो ये जो क्या होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है इस प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीज आता है दो चीज आता है। ठीक है प्रोटोप्लाज्म में दो चीज आता है, एक इधर क्या आता है प्रोटोप्लाज्म में एक आता है साइटोप्लाज्म एक आता है साइटोप्लाज्म और एक आ जाता है क्या हमारा न्यूक्लियस। ठीक है न्यूक्लियस।
बाकी रहेगा क्या, न्यूक्लियस। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को भी हटा देते हैं, बाकी क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। अब देखो न्यूक्लियस में भी एक्चुअली दो जगह होता है, ठीक है। एक देखो, एक तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम थोड़ा बढ़ा करके इधर बनाए, क्या होता है, एक होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब एक होता है क्या, न्यूक्लियस के अंदर ये जो खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। एक होता है क्या, साइटोप्लाज्म, और एक होता है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इससे हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस को हम दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या, न्यूक्लियस को एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक होता है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियर प्लाज्म। तो ये था एक सेल का बेसिक क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ टर्म याद रखना, एक होता है क्या, प्रोटोप्लास्ट, एक होता है क्या, प्रोटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म। ये तीनों वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना, अच्छे से नोट कर लो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं, क्या है, अब देखो एनसीईआरटी में एक सेंटेंस लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एक याद रखना। ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ये जो हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म, इसके बारे में एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना, एरिना मतलब एरिया होता है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज द मेन, cytoplasm is the main area of cellular cellular metabolism, of cellular metabolism, ठीक है। मतलब हमारे सेल में जितने भी रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, जितना भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ये सारे के सारे रिएक्शन कहाँ पर होता है, ये सारे के सारे रिएक्शन हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और इसी रिएक्शन के वजह से क्या होता है, हमारा जो सेल है वो लिविंग कहलाता है। मतलब एक सेल को लिविंग बनाए रखने में किसका योगदान होता है, वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म का, ठीक है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। और इसी क्या करता है, कंफर्म करता है एक सेल को लिविंग स्टेट में। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके आगे हम क्या सीखेंगे, अब देखो एनसीईआरटी में कुछ साइंटिस्ट का नाम दिया है। पहले जो साइंटिस्ट का नाम दिया उसके बारे में हम सीखेंगे, इनको नाम है रॉबर्ट हुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। देखो पहले बात तो ये है, ये जो रॉबर्ट हुक साहब है, इनको हम किस बारे में जानते हैं, किसके लिए इनको जाना जाता है, तो सबसे पहले बात इनको जाना जाता है किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए, डिस्कवरी ऑफ सेल, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। दूसरी बात, इन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया था वो क्या सेल था, एनिमल सेल था, प्लांट सेल था, फंजाई सेल था, या प्रोटोजोआ था, क्या सेल था। तो इन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया था वो था एक प्लांट सेल, ठीक है, वो था एक क्या सेल, प्लांट सेल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है, ये जो प्लांट सेल था, मतलब उस प्लांट का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो उस प्लांट कौन सा प्लांट था, तो उस प्लांट का नाम था ओक प्लांट, ठीक है, उस प्लांट का नाम था क्या, ओक प्लांट, और इसका दूसरा नाम है स्पेनिश ओक, इनका दूसरा नाम है स्पेनिश ओक, ठीक है। इसी प्लांट का दूसरा नाम था स्पेनिश ओक, और इसका और एक नाम था, जिनका और एक नाम था जिसका क्या बोलते हैं, क्यूरेकस, क्यूरेकस भी बोला जाता है इस प्लांट को, क्यूरेकस,
ठीक है, तो हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए जाना जाता था, उस डिस्कवरी प्लांट सेल को डिस्कवर किया था और उस प्लांट का नाम था क्या, ओक प्लांट। तो ऐसे अगला क्वेश्चन क्या बनता है, तो अगला क्वेश्चन यह बनता है, अभी भी हमने क्या देखा, एक प्लांट सेल में दो पार्ट होता है, क्या क्या पार्ट, एक तो होता है सर नॉन लिविंग पार्ट और एक होता है लिविंग पार्ट। तो उन्होंने रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल को डिस्कवर किया था, क्या वो एक लिविंग सेल था या एक नॉन लिविंग पार्ट था, उस सेल का लिविंग पार्ट को डिस्कवर किया था या नॉन लिविंग पार्ट को डिस्कवर किया था। एक्चुअली इन्होंने जिस पार्ट को डिस्कवर किया था वो था एक नॉन लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग सेल को, नॉन लिविंग सेल को। अब मुझे एक बताओ, तो अगले सवाल क्या पैदा होता है, प्लांट में जो डिस्कवर किया था वो था नॉन लिविंग पार्ट, तो प्लांट में नॉन लिविंग पार्ट कौन सा था, तो प्लांट में एक ही पार्ट होता है नॉन लिविंग पार्ट, वो क्या होता है, वो होता है सेल वॉल। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, एक्चुअली उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो सेल वॉल डिस्कवर किया था। अब बताओ कि सेल वॉल जो डिस्कवर किया था वो क्या था, एक नॉन लिविंग पार्ट था। इसको क्यों नॉन लिविंग पार्ट था, सेल वॉल नॉन लिविंग था, क्यों नॉन लिविंग पार्ट था, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। अभी हमने क्या सीखा था कि एक सेल में प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा पार्ट होता है जो लिविंग होता है। तो कोई भी सेल को अगर हम कह रहे हैं कि ये नॉन लिविंग पार्ट है तो ये 100% श्योर है कि उस सेल में प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होगा। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं किसी सेल को कि ये लिविंग सेल है तो इसका मतलब ये है उस सेल में प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, आओ अगले बात सीखते हैं। अब एक बात बताओ, इस सेल में क्या था, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमने क्या बनाया, एक सेल बनाया, ठीक है, ये सेल बनाया, सेल के सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, अब सेल वॉल क्या होता है, ओनली एक नॉन लिविंग पार्ट होता है। तो इस सेल था क्या, एक नॉन लिविंग, मतलब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो एब्सेंट है, मतलब एक प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है मतलब ये सारा का सारा खाली है, सारा का सारा खाली है। और किसी खाली स्पेस को, तो जब भी रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से एक सेल को देखा था तो ऐसा देखा था अंदर पूरा खाली का खाली है, तो इस खाली को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, होलो शेल। तो उन्होंने इस सेल को क्या नाम दिया था, होलो, होलो शेल, होलो शेल नाम दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, वो जो स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, जो भी स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया देखकर क्या बोला था, ये होलो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी होलो स्ट्रक्चर को बाद में क्या बोल दिया गया, होलो स्ट्रक्चर को जो सेल वर्ड किया जाता है उसको सेलुला बोल दिया था, सेलुला, सेलुला। ठीक है, और इसी सेलुला को आज हम मॉडिफाई करते करते हम सेल बोल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो हम सेल का कैसे डिस्कवर हुआ, ऐसे सेल का डिस्कवर होता, तो इसी सेलुलर वर्ड को आज हम क्या बोल देते हैं, इसी सेलुलर वर्ड को आज हम बोल देते हैं क्या, सेल। इतनी बात क्लियर, बताओ। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हुआ तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। होलो शेल, और होलो शेल का मतलब ही होता है, सेलुलर का मतलब ही होता है क्या, होलो शेल। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या था, ऐसे सेल का कॉर्क सेल, एग्जांपल था कॉर्क सेल। ठीक है, अब यहाँ से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, ये जो रॉबर्ट हुक ने ये सारे चीज के बारे में ऑब्जर्व किया था, इन सारे चीज हमें किसे पता चलता है, रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली अपने ये सारा ऑब्जर्वेशन एक बुक्स में लिखा था, जिस बुक्स का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, इस माइक्रोग्राफिया बुक्स में जो चैप्टर नंबर 18 था, 18 नंबर चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था द ऑब्जर्वेशन। उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया था वो सारे इस चैप्टर में, 18 नंबर चैप्टर में लिख दिया था। कौन सी बुक में, माइक्रोग्राफिया बुक में। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के बारे में हमें एक्चुअली इतना ही जानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमें एक और साइंटिस्ट के बारे में जानना है, यहाँ तक नोट कर लो। आगे हमें दूसरी साइंटिस्ट के बारे में जानना है,
तो आगे कौन से साइंटिस्ट के बारे में, इसके बारे में जो साइंटिस्ट आएगा उस साइंटिस्ट का नाम होगा ए वी ल्यूवेनहॉक, ए वी ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। आई होप कि मेरा स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग में इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ए वी ल्यूवेनहॉक। अब देखो ए वी ल्यूवेनहॉक को किसके बारे में, किस इसके लिए हम जानते थे। देखो इससे पहले जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने डिस्कवर किया था क्या है, नॉन लिविंग सेल। और ये जो ल्यूवेनहॉक साहब थे इन्होंने डिस्कवर किया था एक लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने भी डिस्कवर किया था। तो इनको हम किसके बारे में जानते हैं, फॉर द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। इनको हम किस चीज के बारे में जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, ऑफ लिविंग सेल। तो सेल का नाम क्या था, एक्चुअली वो सेल था क्या, एक बैक्टीरिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया। अब देखो इनके बारे में एक स्टोरी है, स्टोरी मतलब क्या है, देखो ए बी ल्यूवेनहॉक के पास ना उस जमाने के बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप थे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में वो क्या करते थे, वो बेसिकली एक शॉपकीपर थे, एक दुकानदार थे। वो अपना दुकान पे बैठे थे और कोई भी चीज उठाते थे और अपना माइक्रोस्कोप में देखते थे। इसे देख देख के उन्होंने बहुत सारी चीजों को डिस्कवर कर डाला था। हम अगले सेक्शन में वही पढ़ने वाले हैं कि ए बी ल्यूवेनहॉक ने क्या क्या डिस्कवर किया था, ठीक है। अब देखो ये जो ल्यूवेनहॉक साहब थे एक दिन क्या कर रहे थे, अपना दुकान में बैठे थे अपना माइक्रोस्कोप को लेकर, बाहर हो रहा था बारिश, ठीक है। जब बाहर बारिश हो रहा था उन्होंने क्या किया, बारिश के एक बूंद लिया, पानी लिया। जब बारिश जमीन पे गिरी तो वहां से एक बूंद पानी लिया, थोड़ा सा पानी लिया, लेकर क्या किया था, एक स्लाइड बनाया। स्लाइड का मतलब क्या, तुम लोगों ने 11th 12th में बहुत प्रैक्टिकल किए होंगे, छोटा सा कांच का टुकड़ा होता है, उनको क्या उन पर पानी डाल के उसको क्या बनाया जाता है, स्लाइड बनाया जाता है। तो उस पानी को स्लाइड में डाला, स्लाइड बनाया, स्लाइड बनाकर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है। तो जब भी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है तो देखा है कोई छोटा चीज घूम रहा है, ऐसा मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो उन्होंने पहले हम जानते कि वो बैक्टीरिया थे, तो पहले तो बैक्टीरिया नहीं थे, उसको बैक्टीरिया हम नहीं बोलते थे। तो उन्होंने उस चीज को, जो चीज इसे मूवमेंट कर रहा है, उनका नाम क्या दिया था, उनका नाम दिया था एक्चुअली वाइल्ड एनिमल क्यूल्स नाम दिया था, वाइल्ड एनिमल क्यूल्स, वाइल्ड एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। और इसी वाइल्ड एनिमल क्यूल्स को आज हम किस नाम से जानते हैं, एक बैक्टीरिया के नाम से, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या सीखेंगे, तो ए बी ल्यूवेनहॉक और क्या क्या डिस्कवर किया था, ए बी ल्यूवेनहॉक और क्या क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था। पहले तो हमने सीखा किसके बारे में, एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डिस्कवर किया। दूसरा जो आरबीसी सेल होता है, आरबीसी सेल को डिस्कवर किया। तीसरा क्या डिस्कवर किया, प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया। चौथा जो ह्यूमन स्पर्म होता है, ह्यूमन स्पर्म को डिस्कवर किया, ह्यूमन स्पर्म को डिस्कवर किया, ठीक है। डिस्कवर लिविंग सेल, डिस्कवर आरबीसी, प्रोटोजोआ, ह्यूमन स्पर्म और बैक्टीरिया, ठीक है। तो ल्यूवेनहॉक के बारे में हमें इतना जानना है, ठीक है। तो उसके बारे में अगला और एक साइंटिस्ट आएगा जो होता है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन साहब, रॉबर्ट ब्राउन। तो इनको हम किस लिए जानते हैं, एक्चुअली इन्होंने डिस्कवर कर दिया था न्यूक्लियस को। इनको किस लिए जाना जाता है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में जाना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने और बहुत बढ़िया चीज डिस्कवर किया था। क्या चीज डिस्कवर किया था, अभी देखो ये जो एक सेल होता है, ठीक है, ये सेल के बाहर अगर ये एनिमल सेल है तो सबसे बाहर सेल क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या होगा, एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और ये जो बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया चीज नोटिस किया, क्या नोटिस किया, ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये चीज एक्चुअली मूव कर सकता है, ऐसे ना मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब एक जगह ये स्टेगनेंट नहीं है, मूव कर सकते हैं। और इन्हीं मूवमेंट को उन्होंने नाम दिया था क्या, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट नाम दिया था, ब्राउनियन मूवमेंट। और इसी को आज हम जानते हैं साइक्लोसिस, साइक्लोसिस के नाम से इन्हीं को आज हम जानते थे, या इसको और एक नाम क्या रहता है, इसको साइटोप्लाज्मिक,
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो आज के सेशन एक्चुअली हम यहीं पर रखेंगे, ये हमारा बेसिक लेक्चर था। आज हम क्या क्या सीखा, देखो सबसे पहले आज हमने सीखा सेल के बारे में, दो बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम सीखा। पहला क्या था, पहला जो टर्मिनोलॉजी था वो था साइटोलॉजी, दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या था, सेल बायोलॉजी। एक्चुअली ये दो क्या है, दो एक सिनोनिम्स वर्ड है, ठीक है, हम ये जाना। उसके बाद हम जाना थोड़ी सी रामचंद्रन सार के बारे में, वो इंडियन साइंटिस्ट थे, उसके बारे में हमने क्या जाना। उसके बाद हमने एक्चुअली जाना दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, सेल के बेसिक के बारे में, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इन सब के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने क्या जाना, डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक ने किया था, और रॉबर्ट हुक के बारे में हमने डिटेल्स पढ़ा है। उनसे रॉबर्ट हुक के बारे में सिर्फ 5 से सवाल ही बनते हैं, तो हमने पूरे देख लिया क्या क्या सवाल बनते हैं। उसके अगले साइंटिस्ट है हमारा एबी लियोनहॉफ सर, एबी लियोनहॉफ के बारे में क्या क्या डिस्कवर किया हमने वो सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा, तो उसके बाद हमने सीखा रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसके अगले सेशन में हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे सेल थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी। आज हमने ये सीख लिया कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, अगले सेशन में हम ये सीखेंगे। अगले सेशन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें हम ये सीखेंगे कि एक सेल कैसे इस धरती पे आया है, इस प्लेनेट पे पहले सेल कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे हुआ था, ये सेल कैसे बना था, उसके बारे में हम सीखे। उसके बारे में सीखेंगे सेल थ्योरी के बारे में हम दो तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। आज हम रखेंगे, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, ठीक है, थैंक यू।